हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा किस तरह से हम सेंसस वगैरह जो है वो किस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। डेमोग्राफी क्या है, किस तरह के हमारे पास डेमोग्राफिक मॉडल्स है, इंडिया में डेमोग्राफी मॉडल किस तरह से काम करता है, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि डेमोग्राफी के हमारे पास कितने टाइप्स है। वो सारी चीज़ें तो हमने सीख ली। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वाइटल स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, इसके जो भी रिलेटेड टर्म्स है जो आगे हमें, चाहे वो डेथ रेट हो, बर्थ रेट हो, या फिर जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव रेट वगैरह हो, वो सारे हमें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी, वो सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं पिछली कई बार, चाहे वो पीए हो या एफए के एग्जाम में लास्ट टाइम हो, वो क्वेश्चंस पूछे गए। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को अच्छे से जो है सुने फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। तो क्या है वाइटल स्टैटिस्टिक्स? सबसे पहले वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है, अभी मैंने आपको डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफी का ही एक पार्ट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक तो स्टडी करते हैं और साथ ही साथ मेजर करते हैं जिंदगी या फिर कम्युनिटी के रिलेटेड जो भी हमारे पास वाइटल फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उनको हम अप्लाई करना चाहते हैं। जो हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वहां पे हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ वाइटल फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ हो या ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे हमारे पास मैरिज है, हमारे पास कितने, अगर हमने देखना होगा कितने हमारे पास मैरिड लोग हैं, कितने अनमैरिड लोग हैं, या फिर हम अगर नंबर ऑफ बर्थ्स देखते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स देखते हैं, किसी कम्युनिटी में कितने साल में कितने होते हैं, इसी से तो हमें डेथ रेट और बर्थ रेट का पता चलता है। या फिर मॉर्बिडिटी, जिसको हम सिकनेस भी कहते हैं, जैसे आपने देखा 2019 में कोविड जो हुआ था, उसमें हमने ये खास चीज़ जो है को, जो हम देख रहे थे कि ये सिकनेस कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमें कौन कौन से जो फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। या फिर माइग्रेशन हो, जिसमें हमारे पास इमिग्रेशन हो या फिर इमिग्रेशन हो, ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो हम इन वाइटल फैक्टर्स को देखते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हो, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह हो, जब हमने उनको इम्प्लीमेंट किया हो, जैसे हमने सेंसस में भी देखा, कोई भी गवर्नमेंट की हेल्थ रिलेटेड कोई भी स्कीम हो, अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना हो या फिर उसको एवेलुएट करना हो, उसके लिए हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, टू डिटरमाइन कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड इन्फेक्शंस, जैसे इन्फेक्शंस या एपिडेमिक्स, जैसे हमने देखा था, जैसे हमारे पास कोविड-19 था या इससे पहले भी एपिडेमिक्स हो चुकी हैं यहाँ वर्ल्ड में। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम जो है एवेलुएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा। अगर आप देखेंगे कुछ सालों पहले इंडिया जो है पोलियो फ्री हो गया, ये भी इसी बदौलत हो गया कि हमें पता चला कि कहाँ-कहाँ पे केसेस है, जहाँ पे हमें वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के जो है इन चीज़ों पे काबू पा सकता है, ऐसी बीमारियों पे काबू पाया जा सकता है। टू यूज़ द डेटा एज प्राइमरी टूल इन रिसर्च एक्टिविटीज़, रिसर्च पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डायबिटिक कितने पेशेंट्स है, उसमें जो है ये रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए कोई भी जो हमारे पास गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स को। तो अब अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, वो है ब्रांच ऑफ बायोमेट्री। बायो मीन्स लाइफ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ये एक ऐसी ब्रांच है बायोमेट्री की जो डील करती है डेटा एंड लॉ ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी। ठीक है, किस डेटा के साथ कि मोर्टेलिटी कितनी होती है, कितने लोग मरते हैं, मॉर्बिडिटी क्या, सिकनेस किस तेज़ी से बढ़ती है, या उसका अगर हम ट्रैक रखें कितने नंबर से बढ़ती है, और फिर डेमोग्राफी के साथ जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके साथ डील करती है ये ब्रांच, जिसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, कहाँ से हमें ये डेटा वगैरह अवेलेबल हो जाता है? सबसे पहला जो हमारे पास है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। चाहे वो हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें, चाहे अगर हम देखें वहाँ पे, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप ओपीडी के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, वहाँ से आपको ये
ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम में पता चलता है कितना हमारा पे यहाँ पे ओपीडी का रश रहता है, कितने लोग पर डे आते हैं, कितने लोग बीमार यहाँ पे आते हैं। या फिर अगर हम टूरिज्म का देखें या फिर कई और जगहों पे जहाँ पे एंट्रीज वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा होती है टूरिस्ट स्पॉट्स पे या बाकी कोई जगहों पे, तो वहाँ पे हमें ये डेटा अवेलेबल हो जाता है। या फिर नेशनल सर्वेज किए जाते हैं, जैसे हमारे पास सेंसस वगैरह है, तो उन सर्वेज के द्वारा भी हमें ये डेटा अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ हेल्थ सर्वेज किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह के द्वारा या हमारे पास जो भी हेल्थ का स्टाफ है उनके द्वारा सर्वेज किए जाते हैं कभी कभी, तो वो सर्वे से जो डेटा अवेलेबल हो जाता है वो भी इस्तेमाल होता है हमारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। या फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जहाँ पे कहीं पे हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं या कोई और सैंपल्स देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो है ये डेटा अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने सीखने की ज़रूरत है, जो आगे ज़रूरत पड़ेंगे हमें जब हम इसके कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाएंगे, वहाँ पे इन टर्म्स को बहुत इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहला जो सरफेरिश्ता है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये आपने बहुत सुना होगा, पॉपुलेशन पर स्क्वायर एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर रीजन। ठीक है, किसी एरिया में किसी रीजन में जो है उसके स्क्वायर किलोमीटर्स में कितनी जो है पॉपुलेशन है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया है कि हमारे कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कहाँ कौन से स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। दूसरा आता है हमारे पास क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल। 1000 लोग अगर हमारे पास है एक रीजन में, उसमें कितने बर्थ्स होते हैं, तो ये हमें बताता है क्रूड बर्थ रेट। इसी तरह अगर हमने क्रूड डेथ रेट देखना होगा तो कितने लोगों की डेथ होती है पर 1000 पॉपुलेशन में, तो उसको हम जो कहते हैं क्रूड डेथ रेट। कितने लोग मर जाते हैं पर 1000 पॉपुलेशन में, उसको क्रूड डेथ रेट कहा जाता है। नेचुरल इंक्रीज क्या होता है? नेचुरल इंक्रीज होता है क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। हमें जब क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं हम क्रूड डेथ रेट, तो हमें मिल जाता है नेचुरल इंक्रीज। यानी कि हमारे पास कितने जो है रेट से ग्रोथ होती है, कितने परसेंट से ग्रोथ होती है हमारे रीजन में या हमारे कंट्री में। ठीक है, एक साल में ये हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि किसी एरिया, किसी जियोग्राफिकल रीजन या किसी कंट्री में लोग एवरेज कितने देर तक जिंदा रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादातर ज़िंदा रहते हैं। अगर आप देखेंगे यूरोपियन जो लोग रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल वगैरह, उनका जो फूड हैबिट्स वगैरह रहते हैं वो बिल्कुल हमसे अलग होते हैं। ये भी कुछ रीजंस हैं और बाकी कुछ भी कारण हैं, जो वेदर वगैरह वो भी है कुछ रीजंस, जिसकी वजह से कुछ एरियाज़ की जो उम्रें होती हैं वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे एरिया के लोगों की। तो कहाँ पे किस एरिया में कितने लोगों की जो है एवरेज एज रहती है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। हाउ लॉन्ग पीपल इन सर्टन कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू लिव। इसके बाद रहता है हमारे पास एक और टर्म रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट होता है कि अगर हमारे पास एक घर में दो पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाप, अगर उनके पास दो बच्चे होंगे, एक बच्ची और एक बेटा और एक बेटी, इसका मतलब है वो अपने पेरेंट्स को कल रिप्लेस, जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाएंगे वो उनके पेरेंट्स को रिप्लेस करता है, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एक और टर्म एज डिपेंडेंसी। एज डिपेंडेंसी होता है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक सपोर्ट। वो लोग जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ये हमारे पास ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो यहाँ हमारे पास 18 से कम के उम्र के होते हैं, या फिर कुछ कंट्रीज़ में 14 से कम के जिनकी एज होती है, या फिर वो लोग जो 65 से अबव होंगे। ठीक है, इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट लोग। ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर जो है फिनेंशियल हेल्प या इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो इसको कहते हैं एज डिपेंडेंसी। कितने पॉपुलेशन है जो दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट है इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, उसको कहते हैं एज डिपेंडेंट। किसके लिए? फॉर एग्जांपल पेंशन स्कीम्स वगैरह अगर हमने इंप्लीमेंट करनी होगी तो उसके लिए हमारे पास कितने लोग एलिजिबल है, या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो है उनके लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह वो भी इसमें आते हैं। इसके बाद आता है एज डिपेंडेंसी रेशो। ठीक है, ये सिमिलर है। तो इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ये जैसे मैंने आपको कहा 0 से 14
से लेकर जो लोग हैं और उसके बाद 65 प्लस जो हमारे पास लोग हैं, ये जो दो कैटेगरीज आते हैं, ये हमारे पास टोटल डिपेंडेंट्स कितने आते हैं डिवाइडेड बाय हमारे पास कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि 15 से 65 की जिनकी एज है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन मानी जाती है। तो डिपेंडेंट्स डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट्स ये हमें देता है एज डिपेंडेंसी रेशो। इसके बाद आता है अबॉर्शन रेशो। अबॉर्शन रेशो होता है नंबर ऑफ अबॉर्शंस पर 100 प्रेगनेंसीज, यानी कि कुछ कुछ रीजंस में ये होता है, एक होता है इलीगल अबॉर्शन, वो दूसरा मसला है, लेकिन लीगल अबॉर्शंस भी अलाउड है गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ कुछ रीजन में। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसजी से पता चला कि अगर कोई बच्चा अभी माँ के पेट में है लेकिन उसका हार्ट जो है अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसके ऑर्गन्स जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, उस रीज़न से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेरेंट्स को कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करें क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो चुका है। उन वो हमारे पास यहाँ पे लीगल अबॉर्शंस में आते हैं, ठीक है, वो जो है लीगल अबॉर्शंस में आते हैं। तो नंबर ऑफ अबॉर्शंस पर 100 प्रेगनेंसीज में से कितने अबॉर्शंस होते हैं वो हमें देता है अबॉर्शन रेशो। दिस इसके बाद रहता है हमारे पास अबॉर्शन रेट। अबॉर्शन रेट होता है नंबर ऑफ अबॉर्शंस पर 1000 वुमेन। जो हमारे पास वुमेन है 15 to 49 15 to 44 के एज में, 40 सॉरी ये 49 होना चाहिए यहाँ पे, ये 44 गलत हो चुका है, इसको आप ठीक करें। 15 to 49 की एज में जो हमारे पास फीमेल्स है, नंबर ऑफ अबॉर्शंस उसमें कितने होते हैं पर 1000 फीमेल्स, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है 15 to 49 की एज में, वो हमें देता है अबॉर्शन रेट, ठीक है। यहाँ पे हम पर 1000 से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर 100 से कैलकुलेट करते हैं अबॉर्शन रेशियो, लेकिन अबॉर्शन रेट हम पर 1000 वुमेन से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है हमारे पास इमिग्रेशन रेट, यानी कि वो लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ई मीन्स एग्जिट, या अपनी कंट्री को एग्जिट करते हैं वो लोग जो अपनी कंट्री से निकल जाते हैं। तो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, यानी कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है, तो इसमें कितने लोग हैं जो कंट्री छोड़ के चले गए हैं। फॉर एग्जांपल 1000 लोग जो है वो कंट्री छोड़ के चले गए हैं, ये आपको देता है इमिग्रेशन रेट। दूसरा रहता है हमारे पास इमिग्रेशन रेट, जिसमें हमें ये पता चलता है कितने लोग जो है हमारे कंट्री में आ गए हैं। जैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है या फिर कनाडा है, यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो है वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे इमिग्रेशन हो जाती है, यानी कि एंटर करते हैं ये लोग, ठीक है, ये इस कंट्री के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें इमिग्रेशन रेट निकालना होगा तो कितने लोग इस कंट्री में आ चुके हैं डिवाइडेड बाय इस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, तो ये हमें देता है इमिग्रेशन रेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है ब्रेन ड्रेन। ये बहुत ज़बरदस्त टर्म है, ये इस्तेमाल की जाती है अक्सर हिस्ट्री में। ब्रेन ड्रेन होता है अगर किसी कंट्री के जो स्किल्ड लोग हैं, अगर किसी कंट्री के ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं या फिर एक्सपर्ट लोग हैं जो कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। यानी कि एक कंट्री का जो उनका सरमाया होता है, उनके एफिशिएंट, उनके जीनियसेस जो होते हैं, उनके साइंटिस्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं तो उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। पहले ये हुआ करता था जब अंग्रेज़ों की हुकूमत इंडिया पे थी, तो तब क्या करते थे वो यहाँ पे जो जो एफिशिएंट लोग थे, जो जो काबिल तरीन लोग थे, उनको यहाँ से उठा के अपनी कंट्री लेके जाते थे। लेकिन अभी इंडिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा जो है इनको जो है वो अपने स्किल्स को शो ऑफ का शो कर सकते हैं, तो इसलिए लोग यहाँ से प्रेफर नहीं करते हैं कि दूसरी कंट्री जाएं। तो क्या होता है ब्रेन ड्रेन, इमिग्रेशन ऑफ हाईली ट्रेंड स्किल्ड पीपल फ्रॉम कंट्री। किसी कंट्री से अगर जो हाई ट्रेंड होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे या फिर एक्सपर्ट्स होंगे या फिर उनके जो थिंक टैंक्स होंगे, अगर वो कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं, उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास इफेक्टिव लिटरेसी रेट। इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लिटरेट्स विथ एज मोर देन और इक्वल टू 7। हमारे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी लिटरेट्स हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 7 है, 7 से ज़्यादा जिनकी एज है, एंड टू द पॉपुलेशन विद द एज मोर देन और इक्वल टू 7। तो हमारे पास कितनी टोटल पॉपुलेशन है उन लोगों की जो 7 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अगर हम ये डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हमें बताता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट। यानी कि 7 साल से ऊपर हमारे पास लिटरेट्स कितने हैं, 7 साल से ऊपर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है, जिसमें लिटरेट्स से लिटरेट्स दोनों आते हैं, तो ये हमें देता है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें बताता है इफेक्टिव लिटरेसी रेट। इसके बाद आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
वो बच्चे की जो माँ की कोख से जब जन्मते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, उनको कहते हैं इन्फेंट डेथ रेट, उसको हम इन्फेंट डेथ कहते हैं। तो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन ईयर, एक साल में इन्फेंट डेथ्स कितनी होती हैं बच्चे की जब माँ की जन्म कोख से जन्म होती है, उसके बाद जो बच्चे मर जाते हैं ज़्यादातर। अगर आप पहले देखेंगे, मैंने आपको जब ट्रांजिशन मॉडल्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बच्चों की ज़्यादातर डेथ होती थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या फिर कुछ महीनों में ही उनकी डेथ होती थी, क्योंकि हमारे पास ऐसे एपिडेमिक्स थे या फिर कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका जो है कंट्रोल नहीं था हमारे पास, या फिर हेल्थ सेंटर इतना हमारे पास एडवांस्ड नहीं था। टू दी नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, हमारे पास लाइव वो बच्चे जो माँ की कोख से जो जिंदा जनते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? डेथ्स अंडर 1 मंथ, जो बच्चों की डेथ एक महीने के अंदर अंदर ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने के अंदर अंदर हमारे पास एक जियोग्राफिकल रीजन में 100 बच्चों की डेथ हो गई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, तो हमारे यहाँ पे 1000 लाइव बर्थ्स हो चुके हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें बताता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। आपने सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि एक महीने के अंदर अंदर अगर किसी बच्चे की डेथ होती है, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हमारे पास कितने हुए, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें देता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद एक और टर्म आती है जो है पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। पोस्ट नियोनेटीज या पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? वो बच्चे जिनकी डेथ 1 से 11 महीने तक होती है, 1 महीने से लेके 11 महीने तक जिन बच्चों की डेथ होती है, डिवाइड बाय हमारे पास टोटल लाइव बर्थ्स कितने हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे, हमें देता है पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल में हमने ये देखा कि इसमें 1 महीने तक, लेकिन पोस्ट नियोनेटल में हमने 1 से 11 महीने तक देखा जिन बच्चों की डेथ होती है, और डिवाइड बाय हम करते हैं टोटल लाइव बर्थ्स कितने हुए हैं, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको हासिल हो सकता है पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये टर्म्स कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अक्सर क्या होता है, ये डिलीवरी का टाइम बहुत क्रूशल होता है, इसमें बहुत सारे माओं की जो है डेथ हो जाती है। पहल बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मैंने आपको बताया अभी कि हमारे पास जब ग्रोथ रेट बहुत कम था, उसका रीज़न ये भी था कि जो डिलीवरी के टाइम माएँ होती थी उनकी ज़्यादातर डेथ होती थी, क्योंकि हमारे पास ऐसा हेल्थ सेक्टर एडवांस नहीं था, हमारे पास जो डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे इतने, तो उस वजह से ये रीज़न था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हुआ करती थी। तो कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ डेथ ऑफ ए मदर ड्यू टू मैटरनिटी, मैटरनिटी की वजह से कितने माओं की डेथ हो गई है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, टोटल हमारे पास लाइव बर्थ्स कितने हैं, लाइव बर्थ्स जिसमें हमारे पास माँ और बच्चे दोनों सलामत होंगे, उसको हम नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कहते हैं। तो इसको हम अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें देता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, आप अगर देखेंगे तो फर्टिलिटी में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, इसमें हम क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट वगैरह और सारी चीज़ें जो इसके रिलेटेड टर्म्स हैं वो हम सीखेंगे, किस तरह से हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्टिलिटी क्या होता है। फर्टिलिटी होता है एक नेचुरल कैपेसिटी, एक नेचुरल कैपेबिलिटी जो अल्लाह ताला ने, जो ऊपर वाले ने बख्शी है एक माँ को, कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी। एक नेचुरल कैपेबिलिटी जो होती है, एक माँ में एक क्षमता होती है बच्चे पैदा करने की, उसको फर्टिलिटी कहते हैं। फिकंडिटी क्या होती है? फिकंडिटी होती है कैपेसिटी टू बियर हाउ मेनी चिल्ड्रन, चाइल्ड बर्थ्स। तो एक माँ कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके पास कितनी कैपेबिलिटी, कितने बच्चों की जन्म देने की कैपेबिलिटी है, उसको फिकंडिटी कहते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे पहले अगर आप देखेंगे लोगों के पास ज़्यादा बच्चे थे, एक माँ 7-7 8 बच्चों को जन्म दे सकती थी, लेकिन अभी हमारे पास जो है इतना जो है हेल्थ में भी कुछ हेल्थ इश्यूज भी है, या फिर फूड हैबिट्स की वजह से अभी जो है औरतें ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। इसका मतलब है फिकेंडिटी पे थोड़ा सा असर पड़ गया है। तो कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है एक माँ को, एक कितनी कैपेसिटी है, कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसको फिकेंडिटी कहते हैं। फर्टिलिटी रेट, नेटिलिटी रेट या फिर बर्थ रेट किसको कहते हैं? देखिए, फर्टिलिटी रेट, नेटिलिटी रेट या फिर बर्थ रेट होता है कि अगर हम देखेंगे कि रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन कितना हुआ,
बर्थ्स की वजह से, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पीरियड में। मेजर ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ्स इन स्पेसिफिक पीरियड, एक खास पीरियड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक साल में देख सकते हैं कितने लोग जो है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द बर्थ्स, ठीक है, नए जो बर्थ्स हुए हैं उसकी वजह से कितनी जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, उसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं। एक्सप्रेस्ड इन पर 1000 वुमेन पर ईयर, ये पर 1000 वुमेन पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यह है हमारे पास फर्टिलिटी रेट। आगे हम देखेंगे तो चाइल्ड बियरिंग एज जो हमारे इंडिया में मानी जाती है वो है 15 to 49। 15 to 49 जो है यहाँ पे चाइल्ड बियरिंग एज, इसमें जो है कैपेसिटी होती है एक फीमेल को बच्चा पैदा करने की, इसलिए इसको चाइल्ड बियरिंग एज यहाँ इंडिया में माना जाता है। तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, ये बर्थ रेट, ये फर्टिलिटी रेट या फिर ये नेटलिटी रेट कैलकुलेट करने के। पहला है हमारे पास क्रूड बर्थ रेट, दूसरा हमारे पास है जनरल फर्टिलिटी रेट जिसको हम जीएफआर भी कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की हम अलग अलग जो है स्पेसिफिक रीजन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये फर्टिलिटी रेट। उसके बाद हमारे पास है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। क्रूड बर्थ रेट सिंपल, आप फॉर्मूला याद रखें, क्रूड बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने हुए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन इन दैट टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल में हम कैलकुलेट करेंगे, हम इस साल की पॉपुलेशन देखेंगे हमारे कंट्री की, इस साल में हमारे कंट्री में कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्रूड बर्थ रेट मिलता है। इस तरह से आप क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा गया था एफए में, अगर आपने देखा होगा तो वो आप देखें, इस फॉर्मूला से आप वो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इन दैट टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आपको देता है क्रूड बर्थ रेट। इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल से न्यूमेरिकल, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन पर्टिकुलर एरिया इज 3000, यहाँ पे लाइव बर्थ्स आपको 3000 दी गई है। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन इज 3 लाख, अगर इस एरिया की, इस रीजन की पॉपुलेशन 3 लाख है, कैलकुलेट द क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास लाइव बर्थ्स 3000 है, टोटल पॉपुलेशन 3 लाख है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बचा 30 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10। तो आपके पास ये 10 बनता है क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। इस तरह से आप क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्या है कि आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिया जाता है, तो वहां पे आपको क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए, ये हमारे पास एक टेबल दिया गया है, इसमें हम देखेंगे क्रूड बर्थ रेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, हमारे पास एज ग्रुप दिया गया है 0 to 14, 15 to 25, 26 to 39, 35 to 40, 41 to 49 और 50 to 50 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, ये दिया गया है। हमारे पास नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, यहाँ देखिए मैंने आपको 0 to 14 बताया था, ये हमारे यहाँ पे जो है चाइल्ड बेयरिंग एज नहीं मानी जाती है। 50 प्लस भी चाइल्ड बेयरिंग एज नहीं मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। तो बाकी आपके पास नंबर ऑफ बर्थ्स बताए गए हैं, किस एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होते हैं। 15 से 25 जो है उसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने हुए हैं इस साल में, वो है हमारे पास 50, ठीक है। इसी तरह 26 to 35 में 100 हुई हैं, 35 to 40 में 50 हुई है, इसी तरह 41 to 49 में 50 हुई है। तो इस तरह से अगर आपने जो है क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करना होगा, तो मैंने आपको बताया था क्रूड बर्थ रेट के लिए हमारे पास सिंपली नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को सम करना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, इनको दोनों को सम करना है। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन बन जाएगी। तो ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन बनेगी, तो आप क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्रूड बर्थ रेट हुआ टोटल बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हमारे पास है 250 डिवाइड बाय हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन प्लस मेल पॉपुलेशन, तो ये आपके पास बनता है 19,500। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आपको बनता है, आपके सामने है ये 12.82। तो ये आपके पास बना क्रूड बर्थ रेट। अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में दिया गया है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स को समेशन करना है, उसको प्लस करना है, और उसके साथ साथ आपने नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स को भी सम करना है। ये आपको देता है टोटल पॉपुलेशन इन दोनों का सम, तो ये डिवाइडेड बाय ये आपको देता है मल्टीप्लाई करके 1000 से, ये आपको देता है क्रूड बर्थ रेट। अभी ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी इसको आप भूलें। इसके बाद आता है हमारे पास जनरल फर्टिलिटी रेट। ये अभी तक हमने देखा क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट के लिए आपने सिंपल फॉर्मूला याद रखा, नंबर ऑफ बर्थ्स, लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लेकिन जनरल फर्टिलिटी रेट में क्या हम देखते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन
हम यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन देखते हैं कितनी है, 15 to 49, यानी कि हमारे पास जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, चाइल्ड कैपेसिटी जिसमें होती है बच्चा पैदा करने की, वो 15 to 49 इंडिया में मानी जाती है फर्टिलिटी एज। तो उससे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे आपको मिलता है जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो ऊपर डेटा दिया गया है, इसमें हम जनरल फर्टिलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स कितने हुई हैं, डिवाइड बाय आपने करना है कि हमारे पास 15 to 49, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितनी फीमेल पॉपुलेशन है। याद रखें, ये याद रखें, जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए आपने ये, इसको आप ट्रू फर्टिलिटी रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को ही कंसिडर किया जाता है। हालांकि क्रूड बर्थ रेट में हमने मेल्स को भी कंसिडर किया, ओवरऑल पॉपुलेशन ली, लेकिन यहाँ पे आप कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 15 to 49 में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हुए हैं, और साथ साथ 15 to 49 में हमारे पास कितनी फीमेल पॉपुलेशन है। इन चार को आप प्लस करेंगे और डिवाइड बाई करें, सॉरी ये इसको आप प्लस करेंगे, ये डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, आपको मिल जाता है जनरल फर्टिलिटी रेट। याद रखें, क्रूड बर्थ रेट और जनरल फर्टिलिटी रेट में सिर्फ इतना फर्क है कि क्रूड बर्थ रेट में हम ओवरऑल पॉपुलेशन लेते हैं, इसीलिए उसको क्रूड कहते हैं, लेकिन जनरल फर्टिलिटी रेट या फिर ट्रू फर्टिलिटी रेट में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि हमारे पास लाइव बर्थ्स कितनी हुई हैं डिवाइड बाय हमारे पास चाइल्ड बेयरिंग पॉपुलेशन, यानी फर्टिलिटी एज कितने फीमेल्स की है, वो हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ये हमें देता है एग्जैक्टली जनरल फर्टिलिटी रेट, या फिर इसको हम ट्रू फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है, फर्टिलिटी रेट टेकिंग द फैक्टर्स विच इफेक्ट इट। हमारे पास फर्टिलिटी रेट तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम साथ साथ वो फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में लेते हैं जो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट को इफेक्ट करते हैं, जैसे एज ग्रुप है, या माइग्रेशन है, या मैरिज है, या बहुत सारे फैक्टर्स है। वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम कैलकुलेट करते हैं जब फर्टिलिटी रेट, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ज़्यादातर हम यहाँ पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ही देखते हैं, यानी कि जो कम एज की जो फीमेल्स हैं, वो उनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनकी फिर फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। इसलिए हम इसमें ज़्यादातर जो कैलकुलेट करते हैं वो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की। तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ बर्थ्स इन स्पेसिफिक क्लास। जिस एज ग्रुप में हम देखना चाहते हैं एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ बर्थ्स कितने हुए, लाइव बर्थ्स कितने हुए उस क्लास में, डिवाइडेड बाय टोटल वुमेन इन दैट क्लास, उसी क्लास में कितने फीमेल्स हैं टोटल, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये आपको देता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है। इस तरह से आप स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट अब ले लें, तो उस एज ग्रुप में हमारे पास लाइव बर्थ्स कितने हुए हैं डिवाइड बाय उस एज ग्रुप में हमारे पास कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमें देता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। जनरल फॉर्मूला ये है हमारे पास स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के, लेकिन जब हम एज के रिलेटेड लेंगे तो हम उसको एज के हिसाब से ही देखेंगे कि हमारे पास इस एज ग्रुप में कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं और इस एज ग्रुप में हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है फीमेल्स की। ठीक है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हासिल होती है। मैंने आपको ऊपर टेबल में बताया है कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट हम देखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमने पहले एज ग्रुप जो हमारे पास है, सबसे पहला एज ग्रुप ये 15 to 25 है, इसमें हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट देखनी है। तो हम सिर्फ इसी ग्रुप का देखेंगे, इसमें कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं और इसमें फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। तो 50 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, ये आपको देता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है। हम इस एज ग्रुप का देखते हैं। इसी तरह अगर आपने इस एज ग्रुप का देखना है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स देते हैं, मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन दैट एज ग्रुप, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये आपको देता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसी तरह अगर आपने कैलकुलेट करना होगा इस ग्रुप का या इस ग्रुप का, तो सिमिलरली लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय ये लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपको देता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है। ये क्लियर हो आपको। तो इस तरह से हम जो है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम जनरल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम इसी तरह से क्रूड बर्थ रेट
जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, या जिसमें हम ज़्यादातर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं। अब है हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले कि आपके टेबल में जो डेटा दिया गया है उसमें इक्वल इंटरवल्स भी हो सकते हैं, उसमें अनइक्वल इंटरवल्स भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वल इंटरवल्स क्या होते हैं और अनइक्वल इंटरवल्स क्या होते हैं। अगर इक्वल इंटरवल्स है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये है कि आप जो है एक ही बार समेशन करेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसको सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटरवल से और डिवाइड करेंगे आप 1000 से, ये आपको देता है टोटल फर्टिलिटी रेट। लेकिन अगर आपके पास अनइक्वल इंटरवल्स है उसमें हम हर एक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को अपने अपने इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 1000 से। मैं आपको अच्छी तरह से ये समझाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान रखें। अभी आपने दो चीजें याद रखनी है, या तो इक्वल इंटरवल्स हो सकते हैं या फिर अनइक्वल इंटरवल्स हो सकते हैं। जरा हम इस ग्रुप में देखें 0 to 14, यानी कि इसमें जरा देखें आप इंटरवल कितना है 14 का, 14 मैंने 0 करेंगे ना आप, तो 25 to 15 इसमें आप देखेंगे तो इसमें 10 है हमारे पास इंटरवल। इसमें हम 35 to 26 अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 9 आता है। देख लीजिए यहाँ पे इंटरवल पहले 14 है, फिर 10 है, फिर 9 है, तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास दूसरा जो है ये वाला हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कैसे टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं? पहले हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करना होगा। देखिए एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन इन दैट ग्रुप, तो ये आपने कर दिया तो ये आपको 25 मिला, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आपको 25 मिलता है। ठीक है, तो 25 आपको मिला। इसी तरह ये डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये आपको मिलता है 100। इसी तरह ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये आपको ये मिलता है, ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई 1000 से ये आपको ये मिलता है। अब आपको एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मिला हर एक स्पेसिफिक ग्रुप का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इंटरवल्स अलग अलग है। अगर इंटरवल्स अलग अलग है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हर एक एज स्पेसिफिक को अपने अपने इंटरवल से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में हमारे पास 11 इंटरवल है तो यहाँ पे 25 माइनस सॉरी ये 11 नहीं ये 10 होना चाहिए, 25 माइनस 15 ये 10 आता है हमारे पास। यहाँ पे गलती होगी, इसको आप सुधारें, ये कोई मसला नहीं है, आप इसको खुद करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में हमारे पास 9 इंटरवल है तो 100 इंटू 9। इस केस में हमारे पास इंटरवल कितना है, इसमें 6 इंटरवल है तो ये एज स्पेसिफिक रेट मल्टीप्लाइड बाई इसका इंटरवल, ये हमारे पास 32.733 आता है, 33.33। तो इसमें हमारे पास जो इंटरवल आता है वो 9 आता है। तो आप देख लीजिए ये हमारे पास ये इंटरवल है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरवल से, तो ये देख लीजिए हमारे पास इंटरवल यहाँ पे कितना है 49 माइनस 41, ये आपके पास 8 आ जाता है। तो यहाँ पे भी इसको करेक्ट करें 8। तो ये देख लीजिए आपके पास इंटरवल्स आ गए, आपने इसको अपने अपने इंटरवल से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद आपके पास ये जो वैल्यूज आ गए इसको आप सम करेंगे। जो ही आपने इसको सम किया, अब आपने क्या करना है, इसको अब आपने डायरेक्टली क्या करना है, डिवाइड बाई 1000 करना है। जो आपके पास वैल्यूज आ गया उसके बाद आपको इसको 1000 से डिवाइड करना है, ये आपको देता है टोटल फर्टिलिटी रेट। लेकिन अगर देखिए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, अगर आपके पास इंटरवल्स सेम होते हैं तो इंटरवल्स यहाँ 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 सारे एक जगह बराबर होता है, तो उस केस में आप इसको सम करेंगे। जब आप इसको सम करेंगे, इसका समेशन निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक ही बार इंटरवल से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 इंटरवल है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये एक एक करके आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है तब जब आपके पास इक्वल इंटरवल्स हैं। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। मैं ये रिवीजन वीडियोस करा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये याद दहानी कर रहा हूँ कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें हमने ये कैलकुलेट की थी। अब हमारे पास एक क्विक रिकैप है किस तरह से हम क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास मैंने आपको बताया क्रूड बर्थ रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास पहली फॉर्मूला है। दूसरा है हमारे पास जनरल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय
फीमेल पॉपुलेशन जो हमारे पास फर्टाइल फीमेल पॉपुलेशन है 15 to 49 के एज ग्रुप में, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको जनरल फर्टिलिटी रेट या फिर ट्रू फर्टिलिटी रेट देता है। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसमें ज़्यादातर हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स देखते हैं, उसी ग्रुप में वो डिवाइड बाय देखते हैं करते हैं हम इसको कि हमारे पास उसी ग्रुप में टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमें देता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसमें हमने एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके बाद है हमारे पास टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं। सबसे पहले अगर इंटरवल्स बराबर होंगे तो उसमें हम जो है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो हमारे पास आता है उसका समेशन करके मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरवल से डिवाइड करते हैं 1000 से, बिल्कुल हमारे पास ईजी हो जाता है। दूसरा, हमारे पास अगर इंटरवल्स अनइक्वल होंगे तो अनइक्वल इंटरवल्स होने के सूरत में हम क्या करते हैं, हर एक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को उसके अपने इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर उसको समेशन करके डिवाइड बाय 1000 करते हैं, ये हमें देता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एक ही शॉट में हमने ये देखा कि सारी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ें जो है फर्टिलिटी के रिलेटेड। एक तो हमने क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, उसके बाद हमने स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट होता है हमारे पास डेथ रेट, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स कितने होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जिस तरह से हमने बर्थ रेट देखा, अभी उसी तरह से हम देखेंगे मोर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कितने लोग मर जाते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से, उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। या तो हम क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्रूड डेथ रेट क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। क्रूड डेथ रेट होता है कि इसमें हम देखते हैं, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एनुअल डेथ्स कितने होते हैं किसी रीजन में, नंबर ऑफ एनुअल डेथ्स कितने होते हैं डिवाइड बाय एनुअल मीन पॉपुलेशन कितनी है इस कंट्री या इस रीजन की, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ये आपको देता है क्रूड डेथ रेट। हमारे पास कितने डेथ्स होते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको देता है क्रूड डेथ रेट। जिस तरह से आप जो है क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्रूड बर्थ रेट जो है क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एज ग्रुप्स दिए गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर। यहाँ पे हमारे वहाँ वैसे नहीं है जैसे हमारे पास फर्टिलिटी रेट में देखा गया था हमने कि 0 to 15 या फिर 49 प्लस जो हमारे पास एज ग्रुप आता था उसको हम कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे मौत किसी को नहीं देखती है, मौत उम्र नहीं देखती है, तो यहाँ पे हर उम्र के लोग यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। हमारे पास ये एज ग्रुप दिया गया है। नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ये हमारे पास इन थाउजेंड्स है, 15,000 है, ये 20,000 है, ये 10,000, 15,000, 25,000। मेल पॉपुलेशन हमारे पास इन थाउजेंड्स है, 15,000, 15,000, 20,000, 30,000। तो ये फीमेल पॉपुलेशन है एज ग्रुप की हिसाब से, ये फीमेल पॉपुलेशन, ये मेल पॉपुलेशन। इसी के साथ साथ हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स दिए गए हैं टोटल, यानी कि इस एज ग्रुप में 120 डेथ्स हुए हैं, इसमें 200 डेथ्स हुए हैं, इसमें 250 हुए हैं, 300 एंड 450। नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स कितनी हुई हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर ऑफ मेल डेथ्स की क्या है वो यहाँ पे दी गई हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डेटा दिया जाता है ताकि उस डेटा को सोचते सोचते उस डेटा में देखते देखते ही आप जो है गुम हो जाओ। लेकिन ये होती है कभी कभी ट्रिक एग्जामिनर की तरफ से। लेकिन इस बड़े डेटा को देख के आपने कभी घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल जो है सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करनी है। उस सिंपल फॉर्मूला को अप्लाई किया करके आप जो है क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे टोटल फीमेल पॉपुलेशन देखनी होगी तो मैं इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। इसी तरह मुझे मेल पॉपुलेशन देखनी होगी, इसको प्लस करके 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इसको सम करके, या टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स इसको सम करके मिल सकता है, मेल डेथ्स टोटल इसको सम करके मुझे मिल सकता है। अब मुझे क्रूड मेल डेथ रेट अगर देखें, सबसे पहले हम देखेंगे क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई हैं टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने क्रूड बर्थ रेट कैलकुलेट किया था वैसे ही हम क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ डेथ्स हमारे पास कितनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हमारे पास जो है 1320 हुई है। इसी तरह हमारे पास टोटल
पॉपुलेशन क्या है, वो है फीमेल पॉपुलेशन प्लस मेल पॉपुलेशन, इसको ऐड करेंगे। देखिए ये हमारे पास है क्रूड डेथ रेट, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन ऐड करेंगे, ये हमारे पास आता है 1,85,000। हमारे पास टोटल डेथ्स 1320 हुई है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ये आपको मिल जाता है 7.135। तो इस तरह से आपको क्रूड डेथ रेट मिल गया। लेकिन कभी कभी क्या है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको क्रूड मेल डेथ रेट पूछा जाएगा, तो तब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं क्रूड मेल डेथ रेट या क्रूड फीमेल डेथ रेट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ देखना है नंबर ऑफ मेल डेथ्स कितनी हुई हैं डिवाइड बाई टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको स्पेसिफिकली मेल डेथ रेट देगा, क्रूड मेल डेथ रेट। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ मेल डेथ्स कितनी हुई हैं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पास मेल डेथ्स यहाँ पे 810 है। हमारे पास टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है, वो हमारे पास 1 लाख है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ये आपको 8.1 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको फीमेल डेथ रेट पूछा जाता है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ्स कितनी हुई है, वो है 510। हमारे पास टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, वो है 85,000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है यहाँ पे 6। तो ये आपके पास आ गया क्रूड फीमेल डेथ रेट। अच्छा, अब आपको पता चला कि क्रूड मेल डेथ रेट भी निकाल सकते हैं, क्रूड फीमेल डेथ रेट भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्रूड डेथ रेट जनरल भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम क्रूड डेथ रेट, क्रूड फीमेल मेल डेथ रेट निकाल सकते हैं। अब है हमारे पास स्पेसिफिक डेथ रेट। जैसे हमने वहाँ पे एज स्पेसिफिक बर्थ रेट देखा, स्पेसिफिक बर्थ रेट देखा, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्पेसिफिक डेथ रेट है। तो स्पेसिफिक डेथ रेट को हम एम जो है सबस्क्रिप्ट में आई से नोट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ डेथ्स इन स्पेसिफिक क्लास, जैसे हम वहाँ पे देखते थे, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट क्लास, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें देता है स्पेसिफिक डेथ रेट। मान लीजिए हमें स्पेसिफिक डेथ रेट इस एज ग्रुप की कैलकुलेट करनी है, 0 से 20 एज ग्रुप की। अगर हम ऊपर डेटा देखेंगे उसमें हम देखेंगे 0 to 20 में कितने डेथ्स हुए हैं और 0 to 20 एज ग्रुप में हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो इसको हम देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमें देता है स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर दिस एज ग्रुप 0 to 20। देखें अगर हम 0 to 20 देखेंगे, ये हमारे पास ग्रुप है, तो इसमें 0 to 20 ये हमारे पास एज ग्रुप है। इसमें हमारे पास टोटल डेथ्स कितने हुए हैं, टोटल डेथ्स हमारे पास इसमें 60 हुई, सॉरी टोटल डेथ्स हमारे इसमें 120 हुई हैं। तो इसमें हमारे पास मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन को सम करके ये 15,000, ये 15,000, तो ये हमारे पास 30,000 बना। तो यहाँ पे हमें जो है स्पेसिफिक डेथ रेट इस एज ग्रुप का निकल सकता है। यहाँ पे हमने 120 डिवाइड बाई 15,000 प्लस 15,000 किया, ये हमारे पास आया 120 डिवाइड बाई 30,000, मल्टीप्लाई किया 1000 से, ये हमें मिलता है 4। तो स्पेसिफिक डेथ रेट इस एज ग्रुप की हमें मिलती है 4। इसी तरह 20 से 40 एज ग्रुप की भी आप निकाल सकते हैं, 40 to 60 एज ग्रुप की भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप की आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको स्पेसिफिक डेथ रेट यहाँ पे इसी टेबल से मिल सकती है। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, जो आपने अभी स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट की हुई है, उसी को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दी गई होगी और डिवाइड करना है आपने समेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जो पॉपुलेशन आपके पास दी गई है उसको सम करके आपने डिवाइड करना है, ये आपको देता है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। देखें यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया एम आई हमारे पास सिंपल स्पेसिफिक डेथ रेट मेंशन करता है, जो जिसको हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, और स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन आपको दिया गया होगा यहाँ पे, जिसको एस POP सबस्क्रिप्ट में आई से मेंशन करते हैं। देखें यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। ये हमारे पास एक एज ग्रुप है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा है। पहले हम सबसे पहले क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है स्पेसिफिक डेथ रेट। तो स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसी एज ग्रुप में नंबर ऑफ डेथ्स देखनी है, डिवाइड करना है हमें, तो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, ये हमें देता है स्पेसिफिक डेथ रेट, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये मिल गया हमें स्पेसिफिक डेथ रेट। इसी स्पेसिफिक डेथ रेट को स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दिया गया है, इसको हमने 20,000 से मल्टीप्लाई किया, ये हमें 19,000 यहाँ पे मिल गया। इसी तरह इस एज ग्रुप में हमने स्पेसिफिक डेथ रेट पहले देखना होगा, तो सबसे पहले हम देखें
इसी तरह अगर आपने किसी भी एज ग्रुप में स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट देखनी होगी तो आपने सिंपली क्या करना है, स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करना है, उसको स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको देता है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास एम आई मल्टीप्लाइड बाई एस पॉप जो है, इसको हम समेशन निकालेंगे, यानी कि इसको प्लस करेंगे। ये हमने समेशन निकाल दिया, और समेशन निकालने के बाद हम इसको डिवाइड बाई जो है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का समेशन जो हमारे पास है, इसका समेशन डिवाइड में करेंगे इसके, और उसके साथ ही फिर हमें ये मिलता है कि हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड पॉपुलेशन कितनी है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कितनी है। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट जो है वो मिलता है 7.34। तो इस तरह से आप जो है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने आज देखी कि किस तरह से हम जो है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट या फिर स्पेसिफिक डेथ रेट या फिर हमारे पास क्रूड डेथ रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।